कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। इस बार किसान उस झोला को चेक करेगा, ऐसे झोलवा लेके नहीं जाने देगा। फ्रॉड का काम करते हैं। 9 लाख का सूट है इनका और 2 लाख का बूट है, झूठ के ऊपर झूठ है। ईवीएम को इन्होंने फिक्स कर लिया है। किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की हितैषी नहीं हो सकती। मोदी जैसा नाटकीय प्रधानमंत्री का तो हमने कभी कल्पना नहीं किया है। भगवान राम को लाए, वो नीरव मोदी को कब लाएंगे? इतना बड़ा जादूगर, इतना बड़ा धोखेबाज सरकार तो आज तक हमने देखा ही नहीं। क्यों आपने वादा किया कि हम दे देंगे, जब देने के लिए कहे हो तो दे दो। प्रजातंत्र नहीं चाहते हैं, ये राजतंत्र चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। किसानों का जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसान हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें कंट्रोल में लिया जाए, लेकिन राकेश टिकैत है जो किसानों के नेता है, उनका भी ये कहना है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है और किसान इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो उन्हें भी उन किसानों के साथ आना पड़ेगा। जनता के बीच हैं, देख लेते हैं तमाम मुद्दों को, तमाम अपनी जो मांगे हैं किसान उनको लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया है हरियाणा से। कैसे देखते हैं MSP को लेकर और तमाम मांगे हैं। एक बार और भी धरना हो चुका है, 700 किसानों की जान जा चुकी है, अभी ये सारे किसान आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि मोदी जी ने ही वादा किया था किसान से हाँ। कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी किसानों की। उस पर उन्होंने कुछ किया नहीं, तो अब किसान अपना हक मांगने के लिए जा रहा है तो उनको हो रही है तकलीफ़ कि क्यों मांग रहे हो भाई। अरे भाई, क्यों आपने वादा किया कि हम दे देंगे, जब देने के लिए कहे हो तो दे दो। किसान बस यही चाहता है। अभी जो हंगामा प्रदर्शन चालू है किसानों का, आंसू गैस के उनके ऊपर छोड़ा गया है, आंसू गैस और तमाम बैरिकेटिंग करी गई है, कीले लगवा दी गई है। कैसे इसको देखते हैं? वो किसान हैं, वो कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है जो इतना रोका जा रहा है। लेकिन वो भाजपा के नज़र में उग्रवादी हैं। हाँ। तभी उसी तरह का उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अगर वो उनके नज़र में आतंकवादी नहीं होते तो उन्होंने वादा किया था, वो हक दे दिए होते। वो धरना देने क्यों जाते हैं? जाते ही नहीं, कांटा कील की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको देना नहीं है। झूठ मूठ के जुमला दे दिए उनको, अपने आप को किसान ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरह से बैरिकेटिंग, जो तार कीले सब बिछाया जा रहा है, क्या वो अपराधी हैं या वो अपनी मांग कर रहे हैं, वो गलत है जो इस तरह से रोका जा रहा है? पहली बात तो यह है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। उनके पोता जयंत सिंह वही उसी भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, थूक के चाट लिए, जबकि कहते थे वो क्या समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मैं नाता तोड़कर चवन्नी होऊंगा क्या? तो खोटी चवन्नी हो गए। खोटा सिक्का होता था, एक खोटी चवन्नी हो गए। तो जयंत से यह प्रश्न पूछना ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है MSP की मांग पर जो 3 किसान विरोधी काले कानून बनाए गए थे, साल भर तक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। 746 किसान बेमौत मारे गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा का लड़का निघासन लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी चढ़ा करके 9 किसानों को और एक पत्रकार कश्यप को मार डाला। सभी के सभी मोस्टली मरने वाले जाट और गुजर बिरादरी के थे। तो किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की हितैषी नहीं हो सकती। यह दो मुंह ही बात करती है, मुंह में राम, बगल में छुरी। और 1 लाख से अधिक किसान भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों से आहत होकर के आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं अब तक देश में। और जयंत चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं, अपने दादा की विरासत को उन्होंने लांछित करने का, अपमानित करने का काम किए हैं। और निजी स्वार्थ में वह जा करके, मैं तो जानना चाहता हूँ कि जयंत जी अगर अखिलेश जी का से हाथ छुड़ा करके गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, तो क्या आपने किसान पंचायत किया था? क्या आप जाटों की खाप पंचायत से अनुमति लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए थे क्या? और कल का समाचार मैंने सुना कि दिल्ली में 144 धारा आपाधापी में जो है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है लगवा दिए। बड़ी बड़ी कीलें बॉर्डर पर गुड़वा दी गई कि किसान वहाँ कुछ न कर पाए। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की नंबर 1 की दुश्मन है और देश को रसातल की ओर ले जाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। अभी तो सुनने में आया है, शायद मैं समाचार नहीं देख पाया,
कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां भी चलाई गई हैं। तो देखिए भाई, ये गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला और किसान विरोधी नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है उसको लागू करने में और जनता को रौंदने में, किसानों को, छात्र नौजवानों को जो है बर्बाद करने में जुटी हुई है। और जयंत चौधरी जी किसानों की भावनाओं को आहत करके जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो जाट जो है कि इनके हाथ पर नाचने वाले कठपुतली नहीं हैं कि ये मदारी बन करके और बंदर और बंदरिया की तरह जाट को, किसान को नचाते रहेंगे। तो जयंत चौधरी गए, भाजपा के पाले में चले गए, उनको लगता था कि शायद किसान उनसे आप खुश हो जाएंगे, लेकिन किसान तो फिर एक बार आंदोलन। यह संकेत मिल गया, तुरंत मिला। कल ही तो घोषणा हुई, औपचारिक घोषणा कल हुई कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हम तो 7 सीट दे रहे थे ना, लेकिन वहाँ कितनी सीटों पर गए हैं, किस डर से गए हैं, किस लोभ लालच में गए हैं। वो किसानों के मुद्दे पर थोड़े गए हैं कि किसानों की समस्या का समाधान कर देंगे। वो केवल दिखावा किया गया कि किसान विरोधी जो 3 काले कानून थे अडानी को, अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए, वह तो केवल कहा गया कि वापस ले लिया गया। अरे वो रखा है, और 24 में दुर्भाग्यवश भाजपा सत्ता में आ गई तो वह तीनों काले कानून लागू करके किसानों की ज़मीन को छीन लिया जाएगा, किसानों की कमर को तोड़ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह का डीएनए लगता है कि जयंत जी में नहीं रहा, इसलिए किसानों की भावना को आहत करके जो है कि भारतीय आप तो जयंत चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं, बड़ा सवाल उठा रहे हैं। खैर, जो अन्नदाता की, अभी जो हमारे किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, जो उनकी स्थिति अभी इस सरकार में है, कभी किसी सरकार में इस तरह की स्थिति थी किसान? कभी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हिंदुस्तान में 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। इनके अंदर जागरूकता आएगी तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, सरकार पलट जाएगी। इसलिए इनकी हार्दिक इच्छा ये है कि किसान पीछे रहें। इन्होंने तो कहा कि दूना आमदनी कर दिया जाएगा। किसका दूना किया गया है? लागत बल्कि बढ़ा दिया गया, चकमाबाजी बढ़ाया गया है। जिस बोरे में 50 किलो यूरिया आती थी उसको 45 किलो कर दिया गया है। अब 40 किलो हो गया। अब 40 किलो हो गया। ये बताइए कि इतना बड़ा जादूगर, इतना बड़ा धोखेबाज सरकार तो आज तक हमने देखा ही नहीं। मोदी जैसा नाटकीय प्रधानमंत्री का तो हमने कभी कल्पना नहीं किया है। ये मदारी बन जाते, अभी तो दाढ़ी थोड़ा सा रखते थे, उसके बाद बड़ा कर लिए थोड़ा सा, अब बिना भावे बन करके पूरे हिंदुस्तान की जनता को माताओं, बहनों, भाइयों कह करके और सबको चुटिया बनाते हैं। सिर्फ फ्रॉड का काम करते हैं। 9 लाख का सूट है इनका और 2 लाख का बूट है। झूठ के ऊपर झूठ है। केवल वो तो कहते हैं कि मैं गरीबों के, हम लोग सरकार ही गरीबों की है भाजपा, और मैं जो हूँ भाई चौकीदार हूँ, जब चाहूँगा झोला उठा के चल। वो तो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब चाहेंगे तो झोला बना कर चले जाएंगे। चोर कई तरह के होते हैं, कोई नोट का चोर होता है, कोई वोट का चोर होता है, कोई कुर्सी का चोर होता है। आप मोदी जी को चोर कह रहे हैं? हम चोर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुर्सी का चोर तो जरूर कह देंगे, चाहे हमको कहीं भी लटका दिया जाए। अच्छा, हाँ, क्योंकि कुर्सी के चोर क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि कुर्सी के लिए इन्होंने इतना आडंबर कर दिया है, साम दाम दंड भेद सब लगा दिए। पैसा दे देते हैं, न्यायपालिकों को इन्होंने पैसा दे दिया, पत्रकारों को पैसा दे दिया, जिसको देखते हैं कि हमारे तरफ आ जाए उसको पैसा दे दिया। साम दाम दंड भेद चारों ही लगा करके अपने में मिलाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि अकाउंट राज जो हमारे सामने कोई पार्टी टिक न पावे, हम संविधान को ख़त्म कर दें। अगर संजोग से ये फिर पार्टी में आ गए, सत्ता में आ गए, तो ये जो मत देने का अधिकार इसको खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जमीन लोगों का ले लेंगे। मत देने का अधिकार क्यों खत्म कर देंगे? इसलिए खत्म कर देंगे कि हमारा राजतंत्र चलेगा। प्रजातंत्र नहीं चाहते हैं, ये राजतंत्र चाहते हैं कि हमारा पुष्प दर पुष्प संविधान में परिवर्तन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग ही राज करें, और पेपर में निकला था कि 2047 तक हम लोग राज करेंगे। तो 47 तक तो, हाँ, वो तो 400 पार का भी नारा देते हैं। 400 पार का नारा गलत दे रहे हैं। इस देश के लोगों को समझ गए हैं कि ये लोग जो है मूर्ख हैं, तो असली नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया है। जैसे एक आध विधायक ऐसे हैं कि जो पैसा बांट करके और वो वोट ले करके जीत जाते हैं, तो ये दूसरे रूप में पैसा बांट रहे हैं। 5 किलो अनाज दे करके पूरे देश में इन्होंने शासन किया है, और 5 किलो अनाज तो पूरी पार्टी आएगी सत्ता में तो देगी, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं है। ये राम मंदिर का मामला खड़ा करके हिटलर ने कहा था
इस देश को, समाज को बर्बाद करना हो, उसमें धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया जाए। तो धार्मिक उन्माद इन्होंने पैदा कर दिया। मंदिर बनवाना है तो शंकराचार्यों का काम है, मोदी या योगी का उसमें कौन सा काम है भाई? वो देश और प्रदेश की रक्षा करें, मंदिर से उनसे क्या लेना देना। लेकिन नहीं, धार्मिक उन्माद इन्होंने पैदा कर दिया। तमाम नौजुवक लड़के घूम रहे हैं इनके पीछे पीछे, जय श्री राम जय श्री राम, जैसे मालूम पड़ता जय श्री राम इन्हीं के घर के हैं। ये तो कहते हैं ना कि, और इनका नारा भी तो आपने शायद सुना होगा कि जो राम को लाया उसको लाएंगे। नहीं तो गलत नारा लगाते हैं ना। गई वो जवानी है, जाने के पहले रवानी है, और जिंदा वो जवानी है जिसका जाने के बाद भी कहानी है। ये जो है केवल नाटक वाला काम करते हैं। जैसे हिंदुस्तान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी जी के प्रति केवल दिल लगाया, दिमाग नहीं लगाया। जैसे आजकल के लड़के लड़कियां दिल लगा लेते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, और दिमाग न लगाने से 3 पुश्त को बर्बाद कर देते हैं। तो इन्होंने 100 साल से ज़्यादा इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। 100 साल पीछे चला गया हिंदुस्तान। यदि फिर अगर दुर्भाग्य से आ जाते हैं तो 100 साल और पीछे चला जाएगा। तो कह रहे विश्व में डंका बजवा दिया है, विश्व गुरु बनने वाले। वो फर्ज अपने ही लोगों को ये लगाते हैं। जैसे पहले आप देखती हैं कि गाँव में ये सब लेकर के घुमाते थे कि नाच जा बंदर, कुछ जा बंदर, नाच जा बंदर, कुछ जा बंदर, ये देख तमाशा देख, ये देखन वाला देख, ये लंगड़ी धोबिन देख, ये बम्बई शहर देख, आगरा ताजमहल देख, ये देखन वाला देख, ये देख तमाशा देख, ये बाइस्कोप देख। तो वैसे ही अपने लोगों को लगा करके ये नारा लगवाते हैं। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से कारपोरेट पूंजी के दबाव में है, जो उनके मुनाफे के लिए काम कर रही है। किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है उनके उपज को औने पौने दाम पर खुली छूट, उनके बड़े बड़े गोदाम, उनको भंडारण करने की पूरी आज़ादी दे रखी है। तो किसान तो सरकार को बदलने तक ये लड़ाई लड़ेगा, वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी आजीविका है, उसके ज़िंदा रहने का सवाल है। वो उन कानूनों के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता रहेगा। जयंत चौधरी चले गए, वो किसान, उनको लगता था कि वो हद तक के मना लेंगे, लेकिन अभी भी किसानों की नाराज़गी सामने आ रही है। और राकेश टिकैत का भी कहना है कि वो इस आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए कि लंबी लड़ाई है, और कोई अपना एमपी एमएलए कैरियर अगर इसमें संभालना चाहेगा तो देश की जनता की वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसको अगर लगता है कि हमको 50 साल हमारी उम्र है, 100 साल हमारी उम्र है, और हम लड़ते लड़ते बीत जाएंगे, तो ये संघर्षों की धरती है हिंदुस्तान। बदलाव होकर यहाँ रहेगा, और एक जयंत ने कितने जयंत आएंगे जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और देश के अंदर एक नए किस्म का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो लड़ाई चल रही है, संविधान बचाने की जो लड़ाई चल रही है, लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई किसानों की लड़ाई से जुड़ती हुई लड़ाई है। और ये नए मायनों में जो पूंजीपतियों के लिए आज़ादी के संघर्षों को बिल्कुल दरकिनार करके नए तरह के कानून लाए जा रहे हैं बड़े कारपोरेट घराने के हक में। तो इसमें ने एक जन ने जो पार्टी जाना चाहे चली जाए, उससे क्या पड़ता है। ये संघर्ष नहीं रुकने वाला है, और अंततः इसकी जीत होगी। देखिए, किसानों की स्थिति तो बहुत दयनीय है। दयनीय इसलिए है कि जो 3 काले कानून पास हुए थे, और उसको लगभग 12 से 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा रहा। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे वो समय याद है, जिस तरह से चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे जो है अलीपुर बॉर्डर रहा हो, जितने भी बॉर्डर थे सब बॉर्डर को सील कर दिया गया था। और किसान वहाँ धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात में वहाँ अपनी मांग को लेकर के बैठे रहे, जिसमें लगभग 750 किसानों की जान चली गई। 13 महीने बाद इस सरकार ने ऐलान किया कि मैं इस कानून को वापस लेता हूं, और एमएसपी रेट को हम तय करेंगे। तो उस पर किसानों ने एक समझौता करके अपना अनशन उन्होंने तोड़ा था, और फिर स्थिति सामान्य हुई थी। लेकिन आज उसे लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद भी एमएसपी रेट तय नहीं हुआ, और फिर से किसान सड़क पर उतरने के लिए जो है अपनी तैयारी कर ली। तो जब किसान तैयारी करी तो इन्होंने फिर से पूरे बॉर्डर को सील कर दिया। आज दिल्ली की स्थिति ये है, जैसे धारा 144 कल से लगाई गई 1 महीने के लिए। किसानों जैसे इन्होंने धारा 144 लगाया, किसान तो अपनी बात कहने के लिए कूच कर रहे थे दिल्ली कि हम पार्लियामेंट के सामने चलेंगे, सेशन चल रहा है, अपनी बात कहेंगे।
जैसे इन्होंने धारा 144 लगाया तो किसान के तमाम संगठन जो थे उन्होंने ये कह दिया कि हम सामूहिक रूप से 13 मार्च को पूरे किसान, पूरे देश के किसान, अभी तो दिल्ली के अगल बगल के किसान आए थे लेकिन पूरे देश का किसान वहाँ पहुँचेगा। तो इस समय जैसे दिल्ली में हाई अलर्ट इन्होंने कर दिया, 144 लागू करके 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, अगर के इस तरह से इकट्ठा होंगे तो उन पर ये कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ पुलिस अभी, चूँकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं भी लखनऊ में हूँ, लगातार मेरी टेलीफोन पे बात हो रही है, इतनी जगह जगह जाम लगे हुए हैं, बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं, इतना जो है बरसात भी हो रही है, मौसम खराब है, मतलब आम लोगों को भी काफ़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और हर आदमी, जो आम आदमी है, सरकारी नौकरी करने वाला हो और चाहे जो है वह किसान, तो परेशान ही है। अब ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ गरीबों को अनाज दे रहे हैं, वो अनाज कहाँ से दे रहे हैं? औने पौने दाम में खरीद करके जो अनाज सड़ रहा है वही किसान को, ये किसान का ही अनाज जो है 80 करोड़ गरीब जनता को दे रहे हैं। तो यह सरकार जिस तरह से अभी कहा था तिवारी जी ने कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, तो इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा। देश की जनता को इन पे इससे विश्वास उठ गया है। अभी जैसे पीडीए का पखवाड़ा चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, तो जब हम लोग मीटिंग करते थे वहाँ गांव की औरतें आती थी, किसान की औरतें आती थी, किसान आता था, कहता था भैया कि हम इंडिया गठबंधन को उठवा तो देवे चाहा था ही, लेकिन काई गारंटी हो कि जवन हम उठवा देव तो ही मिली भैया। तो अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वह देश के हित के लिए बनाया जाता है। मगर उसने ऐसी बात क्यों कही? उस व्यक्ति ने क्यों ऐसा कहा कि मैं दे तो रहा हूँ वोट, इंडिया गठबंधन को मिलेगा वहाँ पे, ये क्यों कहा? आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, इन स्टेटों में जो चुनाव हुआ, मीडिया ने दिखाया कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है, एकदम से सरकार बदल गई। तो लोगों के मन में ये डर है, जो आम जनता है, कि मैं वोट दे रहा हूँ सपा को, मैं वोट दे रहा हूँ आरजेडी को, मैं वोट दे रहा हूँ कांग्रेस को, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी रही है। अब एक बात आप बताएं पत्रकार महोदय, अभी से इनके लोग, इनके नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी अब की बार 400 पार, कैसे इनकी गणना हो गई है? देश की जनता इनके खिलाफ है और ये गणना कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब कि इन्होंने 400 पार एवीएम को इन्होंने फिक्स कर लिया है, उन्होंने व्यवस्थित कर लिया है कि हम 400 सीट जीतेंगे। ईवीएम क्या हैक हो सकती है, आपको लगता है ऐसा? आपने सुना होगा कि जब इसरो के किसी वैज्ञानिक से पूछा गया क्या ईवीएम से हैक हो सकता है, तो उसने ये जवाब दिया था कि जब हम लोग धरती पे बैठ करके और मंगल पे जो हमारा विक्रम लैंडर गया है, जब हम यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं तो 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर बैठ करके हम ईवीएम को कैसे नहीं कंट्रोल कर सकते? हैक कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। अगर नहीं है तो जापान ने, जिसने ईवीएम बनाया, वो लोग जब ईवीएम मशीन से नहीं चुनाव करा रहे हैं, अमेरिका नहीं करा रहा है, ब्रिटेन नहीं करा रहा है, जर्मनी नहीं करा रहा है। अगर देश की जनता असंतुष्ट है, नेता की बात छोड़ दो, नेता, अगर मैं मानता हूँ एक बार नेता अपने स्वार्थ की बात कर रहा है, चलो नेता हार रहा है, वो भी ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहा है, लेकिन देश की जनता असंतुष्ट है तो देश की जनता के लिए कानून बना है या नेता के, सिर्फ नेता के लिए कानून बना है? इनको ईवीएम पे विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं, अपनी काली कोट दिखा रहे हैं कि यह काली कोट किस लिए है? हम लोगों ने काली कोट पहना है इस देश की जनता की रक्षा के लिए। अगर देश की जनता असंतुष्ट है तो ईवीएम हटाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता सड़कों पे हैं, तो सरकार के कान पे जू रेंग ही नहीं रही है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ लोचा तो है, इनको करना चाहिए। और यह 2024 का चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश का संविधान और देश को बचाने की चुनौती है। ऐसा देश की जनता सोचने लगी है और देश की जनता ने मन बना लिया है, लेकिन कहीं न कहीं मन में संशय है उसी बात का कि हम तो देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन हमारा वोटवा क्या संविधान बचाने का काम आएगा? यह देश की जनता, गरीब महिलाएं, किसान के बच्चे, किसान चिल्ला रहे हैं। तो देश को कम से कम देश की जनता का तो ख्याल रखना चाहिए। वो सिर्फ 10 उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भगवान राम को लाएं। हम तो आपके चैनल से ये पूछना चाहते हैं, भगवान राम को लाए, वो नीरव मोदी को कब लाएंगे? माल्या को कब लाएंगे? मेहुल चौकसी कब आएगा, जो हजारों करोड़ों लूट करके इस देश से चले गए? कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। इस बार किसान उस झोला को चेक करेगा, ऐसे झोलवा लेके नहीं जाने देगा। किसानों की हालत जो अभी स्थिति है, वो कभी इससे पहले किसी सरकार ने कोई ऐसी कभी नहीं रहा। मैं अपने दादा बाबा से सुनता था, मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, मैं सुनता था कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था
तो हमारे दादा कहते थे कि जब देश आज़ाद हुआ था तब बच्चा इस देश में कुछ नहीं था। बड़ी अच्छी बात वो कहते थे, यह देश एक खंडहर था, जैसे एक खंडहर मकान होता है ना, उस तरह खंडहर था। जब यहाँ पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहते हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे दादा कहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश को एक माली की तरह सजाया। जैसे एक माली होता है ना किसी बगीचे, किसी गार्डन में, वहाँ गुलाब का फूल होता है, वहाँ चमेली का फूल होता है, अमरूद का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है। तो बबूल का पेड़ किसी प्रकार का फल तो देता नहीं, लेकिन उस बगिया का शोभा होता है। कोई ये न कहे कि इस बगीचे में बबूल का पेड़ नहीं है। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचवर्षीय योजना बना करके इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोगों को लेकर के पंचवर्षीय योजना बना करके इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा करा। IIT लाए, IIM लाए, मेडिकल जैसा हॉस्पिटल इस देश में बनाया, इस देश के स्ट्रक्चर को खड़ा किया और उसी स्ट्रक्चर के सहारे आज हमारा देश चांद पे ही नहीं मंगल पे पहुंच गया। और उसी के सहारे, उसी की देन है कि आज जो है 11 लाख का सूट पहन रहे हैं, 2 लाख का बूट पहन रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, इस देश के नेताओं ने क्या किया। उस समय तो इस देश में अनाज नहीं पैदा होता था। आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, हमारा जन्म तो नहीं हुआ था, पढ़ा है, अपने दादा से सुना है कि जब चाइना से लड़ाई हुई, अमेरिका ने गेहूं बंद कर दिया, वहाँ से लाल गेहूं आता था, देश में मोटा अनाज पैदा होता, ज्वार, बाजरा, मक्का, और यही रोटी लोग खाते थे। जब अमेरिका ने पैदा कर दिया, वो गेहूं बंद कर दिया, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि एक रोटी खाएंगे, अगर 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाएंगे, 1 खाते हैं तो आधी खाएंगे, आधी खाते हैं तो 1 टुकड़ा खाएंगे, हफ्ते में 1 दिन हम लोग व्रत रखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा दिया और उन्होंने कहा कि जितने ऊसर ज़मीनें पड़ी हैं, जो किसान हमारा काम कर सकता है उनको पट्टा दे दिया जाए, उनको लीज पे ज़मीनें दे दिया जाए, उसको उपजाऊ बनाया जाए। और इस देश में इतना किसान, इस देश का किसान, गरीब घर मजदूर का किसान है, वो 2 बच्चे पैदा किया, 1 बच्चे को बॉर्डर पे भेजा कि जाओ बेटा तुम रखवाली करो, और 1 बच्चे को कह दिया कि जाओ तुम जो है किसानी करो। यह 2 नौजवान, इस देश का किसान और इस देश का नौजवान, एक ने देश को मजबूत बनाया अनाज पैदा करके, और दूसरा इस देश की रखवाली करा। इन्होंने इन दोनों को बर्बाद कर दिया। दोनों को बर्बाद कैसे किया? काला कानून ला करके कृषि को एकदम चौपट कर दिया, और दूसरा जो सीमा पे हमारा जवान खड़ा हो करके -40 में सियाचिन ग्लेशियर पे जो रखवाली करता है, इस देश की रक्षा करता है, उसके लिए जो वहाँ भर्ती होकर के नौजवान किसान का बेटा और गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा जो कछारे से उठ करके दौड़ धूप करके फिजिकल निकाल के पढ़ाई लिखाई करके जोश होता था देश को बचाने के लिए, इन्होंने अग्निवीर ले आया 4 साल के लिए। तो इसलिए ये जवान को भी बर्बाद किया और किसान को भी बर्बाद किया, संविधान को भी बर्बाद किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे देश में ये नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन आज हमारे देश की ये स्थिति हो गई है कि दोनों ही बदहाल हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो जवान हो। किसान अपने MSP, अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ अग्निवीर योजना को लेकर तमाम सड़कों पर सैनिक उतरे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कोई भी राज्य हो, तमाम जगह उन्होंने भी संघर्ष किया है। फिलहाल इसी तरह तमाम मुद्दों पर हम लोगों से बात करते रहेंगे और क्या कुछ है लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड, ये भी जानते रहेंगे और आप तक की सीधी राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ 9।